हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। आई होप स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। आज हम बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर की। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन कोट की। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। खुद पर विश्वास करो और मेहनत करते रहो। खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपको स्वयं पर विश्वास रहेगा कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, मैं इतनी मेहनत करूँगा तो मुझे ये जॉब हासिल होगी, मुझे इस जॉब के लिए इतनी मेहनत करनी है। आपने अगर ऑलरेडी डिसाइड कर रखा तो आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं क्वेश्चन की। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में भारत विस्तार कार्यक्रम का शुभारंभ कब से किया गया है? 17 फरवरी 2026 को। और जयपुर दुर्गापुरा जयपुर में है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान को SIAM भी कहते हैं। SIAM की फुल फॉर्म स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। SIAM की स्थापना 1993 में हुई। SIAM में ऑर्गेनिक मार्ट का संचालन भी किया जाता है। भारत विस्तार कार्यक्रम की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई। भारत विस्तार की घोषणा की गई। इसमें AI आधारित भारत विस्तार में AI आधारित प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि किसानों के लिए कि कौन सी फसल बोएं, कितनी अच्छी पैदावार होगी, कहाँ पर इसको बेचें कि अच्छा मुनाफा मिले। ये AI आधारित प्लेटफॉर्म जिससे कि लोग AI से पूछ सकते हैं, किसान पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत विस्तार कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान में की गई। इसकी अध्यक्षता शिवराज चौहान प्लस राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। माँ कात्यायनी देवी पशु मेला का आयोजन कहाँ किया गया? सायला जालोर में किया गया। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। और सांचौर जो कि जालोर में है, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा में है और यहाँ पर गौमूत्र रिफाइनरी भी का विकास किया गया है। भीनमाल जालोर का अन्य नाम श्रीमाल और पुष्पमाल है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल में यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने भीनमाल का नया नाम परिवर्तित कर पीलो भोलो कहा। नया नाम भीनमाल का पीलो भोलो कहा। भीनमाल में महाकवि माघ ने अपनी रचना शिशुपाल वध की थी और भीनमाल में ही ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत दिया था। जालोर में सुंदा माता का मंदिर है और क्षेमकरी माता का मंदिर भी है। सुंदा माता का मंदिर में सबसे लंबा रोपवे है और जालोर का ढोल नृत्य भी प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य में पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती और विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा जागरूकता व न्याय व्यवस्था पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, RIC जयपुर। चलिए बात करते हैं कि ये यहाँ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे हुआ, कब हुआ। हमारे संविधान में आर्टिकल 39A जिसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया और आर्टिकल 39A को लागू 3 जनवरी 1977 को किया गया।
आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी व्यवस्था की बात कही गई है। इस समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के तहत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 लाया गया, जिसको लागू नवंबर 1995 में किया गया। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत राजस्थान में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल 1995 बनाया गया। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल 1995 के तहत राजस्थान में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसको इंग्लिश में रल्सा RSLA रल्सा भी कहते हैं। रल्सा का गठन 7 अप्रैल 1998 में किया गया और इसका रल्सा का चीफ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। और वर्तमान में रल्सा की साइबर सुरक्षा हेतु कॉन्फ्रेंस की गई है। रल्सा की साइबर सुरक्षा हेतु कॉन्फ्रेंस की गई है जिसका आयोजन 20 फरवरी 2026 को होगा। और यह कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में होगी। और यहाँ पर मुख्य अधिकारी भारत के सुप्रीम कोर्ट के CJI मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शामिल होंगे। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। राजस्थान का पहला नेफेड बाजार रिटेल आउटलेट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गौतम कुमार दत्त, जो कि सहकारिता एवं राज्य मंत्री हैं। नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया था। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2025 से 2030 समझौता किया गया, जिसमें नेफेड प्लस राजस्थान ने समझौता किया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्राम 2026 लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता से संबंधित सही कथन छाटिए। पहला ऑप्शन है लोगो डिज़ाइन में आयोजन का पूरा नाम ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट 2026 और शॉर्ट नाम ग्राफ 2026 है। तीनों वेरिएंट होना ज़रूरी है। और सेकंड ऑप्शन है इसकी थीम कृषि में नवाचार, उन्नत तकनीक का उपयोग, किसानों की उन्नति, खुशहाली और समृद्धि। तो इसका आंसर है दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जोधपुर ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय के साथ। ICMR को राष्ट्रीय असंचारी रोग अनुसंधान केंद्र कहते हैं, जो कि जोधपुर में है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है अजमेर में। जवाहर जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी है जोधपुर में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान नई दिल्ली में आयोजित शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर OP मात्रा को। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में पवन की दिशा किस ओर होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। व अगर जिला पूछे तो बांसवाड़ा। माउंट आबू में पहाड़ियों में मानसून टिका रहता है और जिला पूछे तो बांसवाड़ा। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57 से 58 सेंटीमीटर। वर्ष 1932 में स्वाधीनता दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया? मारवाड़ में। शुद्ध विद्या प्रचारिणी सभा का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर से। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। मोहनोत नैणसी की रचनाएं मारवाड़ प्रगनारी विगत। और अगला क्वेश्चन, राज रूपक के रचयिता कौन है? वीर भाण रत्नू।
राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विजयदान देता को। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। आज के लिए दोस्तों इतना ही। राजस्थान करंट अफेयर्स के मैं इतना ही क्वेश्चन ला पाई। अगर आप चाहते हो कि मैं और अधिक क्वेश्चन बनाऊं, स्टैटिक जीके के भी बनाऊं और रिवीजन करवाती रहूं, तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि कितने क्वेश्चन लेके आऊँ। वो बताना कि मेरी आपको हैंड राइटिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अब हम बात करते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें हम लोक देवता का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमने 3-4 लोक देवता पढ़ लिए हैं। और अब स्टार्ट करते हैं आगे। हम आज बारी है रामदेव जी तंवर, लोक देवता हैं पंचपीर में शामिल रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1405 और 1409 को उड़ू कश्मीर शिव बाड़मेर में हुआ। दोस्तों मेरी ये बात याद रखना कि आजकल राम लोक देवता, उनके माता का नाम, पिता का नाम या फिर उनका जन्म क्रमांक, कि बाबूजी 4 ऑप्शन देगा, बाबूजी, रामदेव जी, हड़बू जी और गोगा जी। तो इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर हम हल्के में लेकर पढ़ें तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम सब कुछ इतना अच्छे से पढ़ लें कि हमें कुछ भी वहाँ पर घबराहट नहीं हो, अच्छे से धैर्य से पेपर करें और शांति से सोचें, तो हमें याद आता है और हम अपना आंसर अच्छे से कर पाते हैं। तो प्लीज़ अब जितना अधिक हो सके उतना रिवाइज करो। अलग अलग मटेरियल से अच्छा है एक मटेरियल को ही सबसे ज़्यादा पढ़ो। मैं अपनी इस नोटबुक को ही हमेशा पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं पढ़ती, क्योंकि मैंने इसमें अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कंप्लीट नोट्स बना चुकी हूँ, जिसको मैं बार बार रिवाइज करती रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि मैंने वो बुक खरीद ली, वो नोट्स खरीद लिए, उस कोचिंग के खरीद लिए, उस कोचिंग के खरीद लिए। मैं बस अपना स्वयं के हाथ से लिखा ही पढ़ती हूँ और ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और मैं इन्हीं को पढ़ती हूँ, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ती। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ा सकती हूँ। राजस्थान हिस्ट्री के भी नोट्स बनाए हुए हैं, ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाए, और ज्योग्राफी के अभी अपडेटेड नए और बनाऊंगी बजट आने के बाद। बजट अभी नया ज्योग्राफी जिसमें वन रिपोर्ट भी होगी, सारे आंकड़े ज्योग्राफी में बदलते रहते हैं, उन्हीं नए आंकड़ों के साथ आपको ज्योग्राफी भी कराऊंगी। और आर्ट एंड कल्चर, डेली करंट अफेयर्स तो हमारा चलता ही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मैथ कमज़ोर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं मैथ की कॉलेज तक स्टूडेंट रही हूँ, मुझे मैथ बहुत अच्छे तरीके से आती है। अगर आप कहते हो कि प्लीज़ हमें मैथ भी पढ़ाइए तो मैं ज़रूर आपके लिए भरपूर प्रयास करूँगी और आपकी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग बना दूँगी कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के दे दे, आप उसको कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं आगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। रामदेव जी तंवर ये अर्जुन वंशी थे। इनके पिता का नाम अजमाल जी था, इनकी माता का नाम मीणा दे था, इनके बड़े भाई का नाम वीरम देव या बलराम के अवतार, इनकी बहन का नाम लाछा व सुगना था, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। घोड़ा लीला या लीला जिसे रेवंत भी कहते हैं। धर्म बहन या मेघवाल जाति की शिष्या डालीबाई, और शिष्या पूछे तो आई माता। मेघवाल जाति की शिष्या पूछे तो डालीबाई। अगर शिष्य पूछे तो हरजी भाटी, लखी बंजारा, रत्ना राय का, और पत्नी नेतल दे या निहाल दे। नेतल दे या निहाल दे अमरकोट के राजा दलील सिंह सोडा की पुत्री थी। प्रतीक, इनके प्रतीक को पगल्या कहते हैं। पगल्या मंदिर को देवरा कहते हैं। इनका मंदिर कदम वृक्ष के नीचे पाया जाता है। इनकी 5 रंगों की ध्वजा होती है। पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। इनके गीत ब्यावले कहलाते हैं और जयकारा बादली कहलाते हैं। मंदिर में हुई घोषणा को हरड़ा कहते हैं। रात्रि जागरण जम्मा कहते हैं। कसम को आण कहते हैं और पगल्ले रखने का स्थान को ताखिया अड़िया कहते हैं। और इनके मेघवाल जाति के भक्त रिख्या कहलाते हैं।
मेले में आने वाले श्रद्धालु जातरू कहलाते हैं और इनका ग्रंथ 24 वाणियाँ जो कि डिंगल भाषा में लिखित है, इनको कवि देवता भी कहते हैं और ये चमत्कार का पर्चा है। तो चलिए बात करते हैं इनके उपनाम की, रामदेव जी तंवर के उपनाम की। इनके उपनाम, इनको कृष्ण के अवतार कहते हैं, इनको कुष्ठ रोग निवारक देवता कहते हैं, इनको हैजा रोग निवारक देवता कहते हैं, इनको चर्म रोग निवारक देवता कहते हैं। अगर चर्म कोई एलर्जी, कोई खाज खुजली ऐसा हो तो इनकी पूजा की जाती है। इनको रूणेचारा धनी कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं। पीरों का पीर मक्का मदीना से आए देवताओं ने इनको पीरों का पीर नाम की संज्ञा दी थी। और रामसा पीर और कवि देवता, 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखने का इनको कवि देवता कहा गया। और इनको नेतल रा भरतार भी कहते हैं। ये नेतल के पति होने के कारण इनको नेतल रा भरतार कहते हैं। इनके भक्त इनको कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। राव मल्लीनाथ जी ने पोकरण की जागीर बाबा रामदेव जी पोकरण की जागीर दी। बाबा रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किया तथा सातलमेर गांव के लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की। बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया तथा कामड़िया पंथ की औरतें रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया जाति का भोपा रावण हथा वाद्य यंत्र के साथ करता है। बाबा रामदेव जी ने भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया तथा इन्होंने गांव-गांव जाकर भजन और कीर्तन के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाई, जिसे जम्मा व जागरण कहा गया। बाबा रामदेव जी ने यूरोपियन क्रांति से पूर्व ही समाज को भ्रातृत्व व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया तथा इन्होंने सूती आंदोलन चलाया। बाबा रामदेव जी ने रुणेचा या रामदेवरा नामक कस्बा बसाया तथा यहाँ सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। रामदेव जी ने मक्का मदीना से आए 5 मुस्लिम पीरों को पंच पीपली नामक स्थान पर चमत्कार दिखाया। इन मुस्लिम पीरों ने रामदेव जी को रतन कटोरा व सोहन छड़ी भेंट की। रामदेव जी भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1458 को रुणेचा या रामदेवरा पोकरण जैसलमेर राम सरोवर तालाब की पाल पर समाधि ली और इनसे पहले इनकी शिष्या डालीबाई ने एक दिन पहले जीवित समाधि ली। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रुणेचा रामदेवरा पोकरण जैसलमेर में है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया तथा यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है। यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। बाबा रामदेव जी के अन्य प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर उड़ू कश्मीर शिव बाड़मेर में, यह मंदिर पीले पत्थरों से बना है। और सेकंड मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहाँ बालीनाथ की गुफा व बालीनाथ की समाधि है। और थर्ड है खुंडियास अजमेर में, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। फोर्थ है हल्दीना अलवर में, और अगला है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और इससे अगला है विराटिया खुर्द जेतारण ब्यावर में, और अधरशिला मंदिर जोधपुर में भी है। बाबा रामदेव जी का मंदिर छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में है। इसे भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने काफ़ी बात कर ली, काफ़ी पढ़ लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे लंबी
क्लास लेके आऊँ आप लोगों के लिए। आपको आर्ट एंड कल्चर के जल्दी से जल्दी आपको पूरे टॉपिक कराऊँ तो प्लीज़ साथ दीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अब अगले लोक देवता देवनारायण जी की बात हम करेंगे कल। इसकी बात देवनारायण जी की बात हम करेंगे कल। तो प्लीज़ मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। मेरी आपसे यही आशा है, भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आप लोगों का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो और आप अपने माता पिता का सपना पूरा करने में साकार हो। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हम कल पढ़ेंगे, फिर कल कोई अपने आप ही कोई बहाना देख लेते हैं कि नहीं आज नहीं फिर कल पढ़ेंगे। ऐसे उनका कल कभी नहीं आता। कल देखने वाले बच्चों का कल कभी नहीं आता। इसलिए ये कहावत है ना कि जो काल करे सो आज कर। वो इसीलिए है कि जो काम हम कल पर छोड़ते हैं वो कल नहीं, हमें आज ही करना चाहिए। हमें कल पर कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने जितना हो सके अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, काम को अपने समय को महत्व दीजिए। समय के अनुसार मेहनत करते रहिए। जिसको रात को पढ़ना अच्छा लगता है वो रात को पढ़िए और जिसको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है वो दिन को में पढ़िए। अगर आप आज समय की कदर नहीं करोगे तो कल समय आपकी भी कदर नहीं करेगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि आपको आपकी ज़िंदगी में फिर पछताना पड़े। आप अपने जीवन में ऐसा कुछ करिए जिससे कि आपके पड़ोसियों को तो हमेशा जलन ही होती है। आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि आप उनसे आगे जाएं। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री मुझसे भी बड़े बन के दिखाएं, जिससे कि उनकी खुशी हो, उनका नाम रोशन हो। तो प्लीज़ अपने माता पिता की ओर देख के, उनका चेहरा देख के सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है उनका चेहरा याद कीजिए। उन्होंने कितनी परेशानियां देखी हैं आपको पढ़ाने के लिए। खेती की है, कृषि की है, मजदूरी की है, लोन उठाए हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपकी फ़ीस भरने के लिए। तो प्लीज़ आपकी ज़िंदगी गरीबी में हो सकती है लेकिन अपने माता पिता की ज़िंदगी में और गरीबी मत आने दीजिए। और गरीबी दूर करने का एकमात्र रास्ता मेहनत है। मेहनत कीजिए और अपने सपनों को ऊंची उड़ान दीजिए। ऊंचे सपने देखोगे तो ऊंची ही उड़ान भरोगे। जॉब कोई भी ले सकते हो, छोटी ले सकते हो, छोटी से फिर प्रोग्रेस करो और पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ सकते हो। तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो साथ दीजिए और आप चाहो तो कमेंट करना कि राजस्थान करंट अफेयर्स के और अधिक क्वेश्चन लेके आऊँ या फिर इतने ही बहुत हैं। और इसके अलावा मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। आप जो भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ोगे आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ऑलरेडी सभी नोट्स जो मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं सभी याद कर लिए हैं। इनका कई बार रिवीजन कर लिया है और अब राजस्थान में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं। पहले CET 10+2 ग्रेजुएशन, उनमें अभी कुछ इम्प्रूवमेंट चल रहा है। पहली CET होगी, राजस्थान पुलिस होगी, ग्राम सेवक होंगी, पटवारी होंगी। आगे CET के बेस पर LDC, वनपाल, वन रक्षक, बहुत सी भर्तियां हैं जिनमें आपको सेलेक्ट होना है। अगर आप एक नौकरी की तैयारी करते हो तो राजस्थान की लगभग सभी तैयारी अपने आप ही हो जाते हैं। सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी अपने आप ही हो जाती है। वहीं सिलेबस बस आपको मेहनत करना ज़रूरी है। वहीं आर्ट एंड कल्चर, वहीं ज्योग्राफी, वहीं भूगोल, वहीं हिस्ट्री, वहीं पॉलिटी, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप अपने इन सब्जेक्ट विषयों को मजबूत बनाते जाइए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।